नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे मेहंदी के फूल कहानी के बारे में, जिसके लेखक है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यह जो कहानी है बच्चों, वह आपके पाठ्यक्रम में है और इसके जो लेखक है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ये राजस्थान के सर्वाधिक चर्चित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार थे और हिंदी भाषा में लिखने वाले राजस्थानी लेखकों में यादवेंद्र शर्मा चंद्र सबसे अग्रणी रहे थे। बीकानेर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने राजस्थान की सामंती पृष्ठभूमि पर अनेक सशक्त उपन्यास लिखे थे। और आज हम जिस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहंदी के फूल, यह कहानी भी देखिए बच्चों, राजस्थान के आंचलिक परिवेश को प्रस्तुत करती है। मेहंदी के फूल कहानी का क्या उद्देश्य था? लेखक इस कहानी की रचना किस उद्देश्य से की? तो देखिए, इस कहानी का उद्देश्य राजस्थान की राजपूती परंपरा के त्याग और बलिदान के उच्च आदर्शों को व्यंजित करना तो था ही, साथ ही देखिए वर्तमान काल में उन आदर्शों की क्या उपादेयता है, इसको बताना भी लेखक का उद्देश्य था। बच्चों, देश, धर्म और मानवता की संरक्षा करने का प्रश्न आज भी उतना ही ज्वलंत है जितना पहले था। आज असामाजिक तत्व सरेआम लूटपाट करते हैं, अपहरण करके आतंक फैलाने लगते हैं, जनता को भयभीत करते हैं। तो देखिए, ऐसे जो असामाजिक जो तत्व हैं, उनकी अमानवीय हरकतों को रोकने के लिए राजपूती मान, मर्यादा, त्याग, बलिदान, गौरव और गरिमा की आज भी हमें उतनी ही जरूरत महसूस होती है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है बच्चों, वह राजपूती परंपरा के त्याग और बलिदान के उच्च आदर्शों को व्यंजित करना रहा है। अब मेहंदी के फूल जो कहानी है, इसका क्या कथानक है? तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस कहानी का कथानक राजस्थान की राजपूती परंपरा पर आधारित है और कथा कुछ इस तरह से है कि एक राजपूत युवक बस में अपनी पत्नी मुकलावा करके जा रहा है, यानी गोना करके ले जा रहा है, और उसी बस में एक सेठ अपनी नवविवाहिता पुत्री को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है। लेकिन पूर्व योजना के अनुसार डाकू तेज सिंह का दल उस बस पर आक्रमण करता है। वह बस रुकवाकर सेठ की बेटी का अपहरण करने लगता है। सेठ की पुत्री मदद के लिए गिड़गिड़ाती है, पर हथियारबंद डाकुओं का मुकाबला कौन करे? तब देखिए, उस राजपूत युवक की जो पत्नी है, वह अपने पति को राजपूती आन बान और मर्यादा की याद दिलाकर सेठ की पुत्री की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। तब वह राजपूत युवक अपनी जान पर खेलकर सेठ की बेटी को डाकुओं के चंगुल से मुक्त करा लेता है, परंतु इस संघर्ष में वह वीरतापूर्वक प्राण त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वह जो नवविवाहिता राजपुतानी है, उसका सुहाग वैधव्य में बदल जाता है, वह विधवा हो जाती है और उसके मेहंदी से सजे हाथ पति के रक्त से भीग जाते हैं। तो कहानी का जो अंत है वह बहुत ही मार्मिक है बच्चों, और इस कहानी के माध्यम से देखिए लेखक ने क्या संदेश हमें देना चाहा है। तो इस कहानी में प्राणों की परवाह न करके मान मर्यादा की रक्षा करने का संदेश प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है और कहानी में असामाजिक तत्वों का विरोध करने की सामाजिक भावना अपनाने का संदेश भी व्यक्त हुआ है। लेखक ने यह भी संदेश दिया है कि मानवतावादी आचरण पर हमें बल देना चाहिए और शौर्यपूर्ण परंपरा का पालन करना हमें चाहिए। यह भी इसमें संदेश व्यक्त हुआ है। बच्चों, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि किसी भी कहानी के उद्देश्य को समझने के लिए, उसमें छिपे हुए संदेश को समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए उस कहानी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है।
इसीलिए देखिए हम कहानी का पठन भी करते हैं। तो आइए अब हम कहानी का पठन करते हैं। दूर दूर तक विस्तृत रेगिस्तान, सूना और शांत। कहीं कहीं पर छोटी छोटी बेर की झाड़ियां और खीजड़े की वृक्ष, शेष रेत ही रेत। आग उगलती धूप और स्तब्ध पवन। ऐसे निस्तब्धता को भंग करती हुई एक बस कच्ची सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही थी। बस में पूरे यात्री थे। ड्राइवर के ठीक पास दो बूढ़े चौधरी बैठे थे, जिनके चेहरे पर जीवन के संघर्ष के प्रतिरूप झुर्रियां झलक रही थी। पीछे कितने अपरिचित अनजाने स्त्री पुरुष पुरुष रंग बिरंगे साफे पहने हुए और स्त्रियां ओढ़ने ओढ़े हुई थी। सबसे पीछे की सीट पर एक राजपूत मुकलावा यानी गोना करके आ रहा था। उसके 4 सीट आगे एक सेठ अपनी नवविवाहिता बेटी को लेकर अपने गांव लौट रहा था। तो देखिए बच्चों, इस अवतरण में हमें राजस्थान के आंचलिक परिवेश के साथ बस की सवारियों का वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। और कहानीकार बताता है कि राजस्थान का जो भूभाग है वह दूर दूर तक रेतीला नज़र आ रहा है और सारा वातावरण जो है वो बहुत ही सुनसान और शांत है। और उस रेगिस्तान में कहीं कहीं पर बेर की छोटी छोटी झाड़ियों के पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत तेज धूप थी, तपन थी और हवा एकदम शांत चुप थी, यानी हवा नहीं चल रही थी। ऐसे सुनसान और शांत वातावरण में देखिए कच्ची सड़क पर चलती हुई एक बस आती है और उस बस में यात्री सवार थे। उस बस में एक सेठ अपनी नवविवाहिता बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहा है और उसी बस में एक राजपूत युवक गोना करके अपनी पत्नी के साथ में अपनी पत्नी को ले जा रहा है। वह लड़की अद्वितीय सुंदरी थी। उसका केसर सा रंग केसरिया वस्त्रों में एकमिक हो रहा था और ओढ़नी पर सल में सितारे जड़े हुए थे जो उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे थे। कच्ची सड़क होने की वजह से हिचकोले जरूरत से ज़्यादा आ रहे थे, पर ड्राइवर अत्यंत सजगता से स्टीयरिंग संभाले था। अप्रत्याशित जिधर बस जा रही थी उसके पूर्व की ओर धूल के बादल उड़ते नजर आए। सारे यात्री शंकित हो गए। एक चौधरी ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, शायद भटलोटिया हुआ है। भटलोटिया देखिए बच्चों, हवा और धूल का जो गुब्बार उठता है उसको कहा जाता है। तो वह कहता है कि शायद भटलोटिया उठा है। दूसरा चौधरी, जिसकी आवाज़ भारी थी, बोला, आंधी भी आ सकती है। इस मरुभूमि में बरखा कम और आंधी ज़्यादा आती है। तो देखिए सेठ की जो पुत्री है वह बहुत ही सुंदर थी और तभी देखिए एक धूल का जो है गुब्बार उड़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह भटलोटिया है, यानी हवा और धूल का गुब्बार उठ रहा है। तो किसी ने कहा कि आंधी आ गई है। सेठ ने अपनी इंद्रधनुषी पगड़ी को उतारकर अपने गंजे सिर पर चमकती पसीने की बूंद को पोंछा। फिर अपनी लाडली नवविवाहिता लड़की मन्नी से धीरे धीरे कहने लगा, सुन रही लाडली, आंधी आने वाली है, जरा सचेत रहना। नवविवाहिता मन्नी ने गले में सोने का तिमड़िया और काठलिया पहन रखा था, यानी आभूषण धारण कर किए हुए थे बच्चों। सिर पर बड़ा बोर था, दोनों कानों में बालियां झलमला रही थी, नाक में कांटा था, पांवों में चांदी के भारी भारी बिछुए। बाप का संकेत पाकर मन्नी ने अपने ओढ़ने से अपने शरीर को ढाक लिया। मुकलावा करके आने वाला राजपूत अपनी कमर में लटकती तलवार को यूं ही देख रहा था। उसके समीप उसका मित्र अपने हाथ की कटार से खेल सा रहा था। धूल के बादल और गहरे हुए, वे बस के समीप आने लगे। यात्रियों की आंखें उस ओर जम गई। ड्राइवर ने बस की रफ्तार को और तेज कर दिया। तभी गोली की आवाज़ सुनाई दी। गोली की आवाज़ के साथ यात्रियों ने देखा कि धूल के बादलों को चीरती हुई एक जीप आ रही है।
जीप में 4 आदमी बैठे हैं जिनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए हैं। एक यात्री चिल्लाया, डाकू डाकू आ गए हैं। सारी बस में सनसनी फैल गई। डाकू शब्द फुसफुसाहट में बदल गया। सेठ ने जोर से कहा, बस और तेज करो। एक गोली बस के अगले शीशे के ऊपर की ओर टकराकर हवा में उड़ गई। ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। उसने घबराकर गाड़ी रोक दी। चंद क्षणों में ही जीप बस के आगे थी। अब यात्री जीप में बैठे सभी लोगों को अच्छी तरह देख सकते थे। बस में मृत्यु सा सन्नाटा छा गया था। लोग एक दूसरे को शंकित दृष्टि से ऐसे देख रहे थे जैसे वे पूछ रहे हो कि अब क्या होगा। जीप में बैठे डाकू उतर आए थे। ड्राइवर के अतिरिक्त 5 लोग और थे। एक के हाथ में तनी हुई बंदूक थी। बंदूकधारी ने गरज कर कहा, तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो, कोई भी हिले डुले नहीं। यात्रियों की सांसें गले की गले में रह गई। तो देखिए बच्चों, जिस बस में वह सेठ और उसकी पुत्री जा रहे थे और वह राजपूत युवक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उस बस पर देखिए अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। गोली चलाने लगे। फिर देखिए बंदूकधारी ने अपना परिचय दिया कि मैं डाकू तेज सिंह हूं। मैं तुम लोगों में से किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इस सेठ की बेटी को लेने आया हूं। शेष यात्रियों ने राहत का अनुभव किया, लेकिन सेठ और उसकी नव परिणीता बेटी कांप उठी। लड़की मन्नी अपने बाप से चिपट गई। तेज सिंह उन दिनों राजस्थान का कुख्यात डाकू था। उसने कई जानें ली थी और वह सच्चे डाकुओं की मान मर्यादा का परित्याग करके नीच से नीच काम करने पर उतारू हो गया था। चूंकि दूसरे डाकू अपने पेशे की नैतिकता और उसके धर्म को लेकर चलते थे, इसलिए उन्होंने तेज सिंह को स्पष्ट कह दिया था कि वे अब उसके साथ नहीं रह सकते। लड़कियों की इज्जत से खेलना उनका धर्म नहीं है, पर वासना में लिप्त तेज सिंह ने उनकी कोई परवाह नहीं की। तेज सिंह में एक राक्षस की सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई थी। तेज सिंह एक बार फिर सिंह की भांति गरजा, सेठ अपनी बेटी मेरे हवाले राजी खुशी कर दे। मन्नी ने अपने बाप को मजबूती से पकड़ दिया। दोनों थर थर कांपने लगे। दोनों के चेहरे वर्षों से बीमार की तरह पीले पड़ गए थे। तेज सिंह की आंखों में रक्तिम डोरे उतर आए। वह उस खिड़की के पास आकर बोला, सुना नहीं सेठ, लड़की को मेरे हवाले करो वरना मैं गोली मारता हूं। लड़की क्रंदन करती हुई अपने भयभीत बाप से और लिपट गई और रुआंसे स्वर में बोली, नहीं बापू नहीं, मुझे इसके हवाले न करना बापू। तेज सिंह चिल्लाया, वरना जाकर लड़की को ले आ। तेज सिंह का साथी अपने सरदार का आदेश पाकर बस में घुसा और तेज सिंह ने तत्काल एक हवाई फायर किया। सारे यात्री कलेजा पकड़कर बैठ गए। उन्हें महसूस हुआ कि गोली उनके सीने में दाग दी गई है। सबकी आंखों में आशंकित मृत्यु का भय और जड़ता उबर उठी थी। तो देखिए बच्चों, उस बस पर जो हमला किया था वह डाकू तेज सिंह के दल ने किया था और वह बस यात्रियों से कहता है कि मैं आप में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, केवल मुझे यह सेठ की पुत्री चाहिए। क्योंकि डाकू जो तेज सिंह है वह बहुत ही बेशर्म और मर्यादा रहित डाकू है और उसमें जरा सी भी नैतिकता नहीं है। वह उस सेठ की पुत्री की इज्जत के साथ में खेलना चाहता था और इसी वासना में लिप्त होकर देखिए वह उसका अपहरण करना चाह रहा है। आज हम इस कहानी में यहीं तक अध्ययन करेंगे बच्चों। कहानी में आगे क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।